भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनता है तो सबसे पहले तो सफाया शिंदे का ही होगा। जितनी आपकी हैसियत थी उससे कहीं गुना ज्यादा हमने आपको दिया है, इसलिए अब आपको चुपचाप बैठना ही होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। गुजरात लॉबी एक बार फिर से फंस गई है। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटें मिली। अब 89 सीटें 114 के आंकड़े से बहुत दूर है। इसके लिए गठबंधन चाहिए। शिंदे के पास सबसे ज्यादा पार्षद आए हैं, उनके पास 29 पार्षद आए हैं। अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो 118 का आंकड़ा बैठता है, यानी कि बहुमत से 4 सीटें ज्यादा। लेकिन शिंदे नखरे दिखा रहे हैं। शिंदे ने अपने सारे पार्षदों को एक होटल में शिफ्ट कर लिया है हॉर्स ट्रेडिंग के डर से, और एक शर्त भी रख दी है भारतीय जनता पार्टी के सामने। उन्होंने कहा है कि भाई 2.5 साल के लिए मेयर आपका और 2.5 साल के लिए हमारा, अगर शर्त मंजूर हो तो फिर हम आगे बढ़े। अब यहीं पर मामला अटक गया है। क्या हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में, इसको लेकर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी। सर, क्या एकनाथ शिंदे जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं बीएमसी चुनाव के बाद, उद्धव ठाकरे की भूमिका में आ गए हैं? उद्धव ठाकरे भी 2020 में कह रहे थे कि 2.5 साल के लिए हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, 2.5 साल के लिए आप रहिए। कुछ वैसा ही शिंदे भी कह रहे हैं कि मेयर 2.5 साल के लिए आपका और 2.5 साल का हमारा। क्योंकि जो फॉर्मूला बन रहा है चुनाव के बाद में, जो 118 सीटें बहुमत के आंकड़े को पार कर रही हैं, वो बीजेपी प्लस शिंदे की हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर इतनी सीटें नहीं लाई है कि वो बहुमत पा पाए। तो ऐसे में फिर से क्या फडणवीस जी फंस गए हैं? चाणक्य की सारी चाणक्य नीति जो है शिंदे ने उलझा दी है। देखिए हिमांशु, इसमें आपको ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई में ट्रिपल इंजन की सरकार चाहती है और वो किसी भी कीमत पर सरकार बनाना चाहती है, क्योंकि जो प्यारे दुलारे भाजपा के हैं अडानी जी, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट वहां मुंबई में चल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मेयर का पद किसी भी कीमत पर चाहिए। आपने जब महाराष्ट्र में 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच इसी तरह की चीजें हुई थी। उद्धव ठाकरे सीएम बने भी थे, लेकिन बाद में परिस्थितियां क्या हुई और आज उद्धव ठाकरे कहाँ है? उद्धव ठाकरे के साथ तो राज ठाकरे भी आ गए, उसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं दिखा पाए। हाँ, मुझे ये लगता है कि वो अपना अस्तित्व बचाने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं, लेकिन जैसी उम्मीदें उनसे की जा रही थी, जैसा माना जा रहा था कि दोनों भाई मिलकर कुछ बहुत बड़ा कुछ करेंगे, वो तो हो नहीं पाया। शिंदे इस बात से घबराए हुए हैं क्योंकि उनको साफ साफ नजर आने लगा है कि वो जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे का हश्र हुआ था, अब अगला इसी प्रकार से हश्र एकनाथ शिंदे का होने जा रहा है। और इसी पे किनारा करते हुए अजीत पवार ने अपनी साइड लाइन खोल दी है। उनको पता है कि जब भी कोई विकट परिस्थितियां होंगी तो वो शरद पवार के साथ जाके खड़े हो जाएंगे और उनका एक जो चंक है वोटरों का, वो उनके साथ है। बीएमसी में बहुत ज्यादा इन लोगों का, एनसीपी का पहले भी कोई इतना ज्यादा मामला नहीं होता था। शहर में तो ज्यादा दबदबा शिवसेना का ही होता था। तो उस हिसाब से हालांकि जो उम्मीद अजीत पवार से भी थी, उसपे वो भी उस पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं, इसीलिए वो शरण में पहुंच गए हैं शरद पवार की, और शरद पवार का आशीर्वाद ले रहे हैं और कह रहे हैं आगे मेहनत की जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा पैटर्न है कि अब वो सबसे पहले शिंदे के ही जो पार्षद हैं उनको तोड़ना शुरू करेंगे और शिंदे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको आप इस पैटर्न पे भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार के सारे रास्ते भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में बंद कर दिए हैं। जैसा कि हम पहले कहते थे कि नीतीश कुमार और जो ये अपने यादव है, लालू का जो लड़का है, उसके साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। और वो उन्होंने इस लायक ना नीतीश को छोड़ा और ना उसको छोड़ा, तो दोनों ही निपट गए। तो इसलिए महाराष्ट्र में भी आज इस हालत में उन्होंने एकनाथ शिंदे को नहीं छोड़ा है कि वो बगैर भाजपा के इस पुरानी शिवसेना में विलय करके या अजीत पवार के साथ मिलके अपनी अलग सरकार बना ले। उसकी मजबूरी है, उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना होगा। जिस प्रकार से शुरू में उन्होंने बड़ी तिगड़मबाजी करी थी और सीएम बनूंगा मैं, ये बनूंगा, और बाद में गांव चले गए थे, थोड़े दिन रूठा बनाई चली और बाद में कुछ नहीं हुआ और टाई फीस हो गई।
इसी प्रकार से मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाएगी, और अपना मेयर बनाने के लिए उसको इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि वहां अडानी के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो मुंबई महानगर पालिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और ये सारी चीजों को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। तो शिंदे इसमें कुछ बहुत ज्यादा कर पाएंगे मुझे नहीं लगता। शिंदे को तो यही होगा कि इनके साथ रह के ही अपनी दुकानदारी चलती रहे, कार्यकर्ताओं को भी अपना लाभ चाहिए, इनको भी अपना लाभ चाहिए, अपने हित चाहिए। तो हित भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर थोड़े बहुत सध सकते हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से अलहदा होने की कोशिश करेंगे तो फिर तो सीधा सीधा रास्ता आपके पास सलाखों वाला है। आपने देखा होगा भी, एक राजस्थान के एक विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले गए थे, अगले दिन उनके यहाँ ईडी पहुंच गई, अगले दिन 24 घंटे पूरे नहीं होने दिए उन्होंने। तो शिंदे को यह भी मालूम है कि अगर वो दाएं बाएं करते हैं तो सीधे सलाखों के पीछे जाएंगे। तो इसलिए उनकी मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की हाँ में हाँ उनको मिलाना है। थोड़ी नखरेबाजी जरूर करेंगे थोड़े दिन, लेकिन अल्टीमेटली उनको भारतीय जनता पार्टी की तमाम शर्तें मानते हुए सरेंडर करना ही होगा। जी। अच्छा सर, आपको लग रहा है ये जो बीएमसी का चुनाव हुआ है या फिर महाराष्ट्र में जो और वार्डों में चुनाव हुए हैं और जगहों पर निकाय चुनाव हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ साबित किया है। साबित ये किया है कि सियासत में कुछ भी हो सकता है। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस स्थानीय स्तर पर एक साथ हो गए थे एक वक्त। शिंदे किस तरह से साइडलाइन कर दिए गए थे। हमने देखा कि किस तरह से ठाकरे बंधु जो है इतने सालों की जो उनकी आपसी जो एक मतलब खींचतान थी उसे खत्म करके वो एक मंच पर आ गए। तो सियासत में कोई भी किसी के साथ जा सकता है, ये साबित हो गया है। ऐसे में महाराष्ट्र में जो तमाम खिचड़ी पकी है, जो विधानसभा चुनाव आएंगे, जो अगले लोकसभा चुनाव आएंगे, वो अपने आप में बहुत ज्यादा क्रूशल होने वाले हैं और शिंदे की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या वो रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, इसको लेकर अब संशय और ज्यादा बढ़ने वाला है। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, खाली आप महाराष्ट्र में ही नहीं, अगर देश की राजनीति की भी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में तो अनोखी अनोखी चीजें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए जो 20 तारीख को चुनाव होना है, उससे अडवाणी जी को और जोशी जी को भी बाहर कर दिया जो संस्थापक है। तो एक ये नया चीज दिखाई दी आपको। प्रधानमंत्री जी राज ठाकरे के साले की लड़के की शादी में पहुंच गए थे। तो ये भी देखिए क्या अनोखा क्या था। और राज ठाकरे से क्या प्रधानमंत्री जी चाहते थे, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया उनको कि दिल्ली में उनकी शादी में उनको जाना पड़ा। दूसरा, आपने कई सारे ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि विरोधी के साथ आप जाते हैं। मायावती जी आरोप लगवाती हैं कि मुलायम सिंह ने उनको मरवाने की कोशिश की, उनके पास गुड्डे भेजे, ये किया। और हमने ये भी देखा कि मायावती का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी हुआ। तो ये राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। कल जो आपका दुश्मन था वो दोस्त हो सकता है, और आज जो आपका दोस्त है कल वो दुश्मन हो सकता है। तो ये राजनीति है, इसमें कुर्सी मैं आर्टिकल लिखा है इस पर कि ये वेस्ट बंगाल में जो जोरा कुश्ती चल रही है ममता बनर्जी की और भारतीय जनता पार्टी की, अब ये क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इतने दिन से क्यों चुप बैठी थी। ममता बनर्जी के ऊपर कोई सारी चीजें ठंडी पड़ी थी, और ममता बनर्जी ने भी आरोप प्रत्यारोप अडानी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बंद कर दिए थे पिछले दिनों। जब सारा विपक्ष कांग्रेस और समाजवादी पार्टी धरने प्रदर्शन कर रही थी, अडानी के खिलाफ बात कर रही थी, तब ममता बनर्जी चुप्पी मार गई थी एकाएक। तो आप क्या करते थे। अब एकाएक ऐसा क्या हो गया कि एकाएक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं वो खटाखट छापेमारी शुरू कर दी है, और आप इतनी घबरा गई हैं कि आप फाइल लेने खुद ही पहुंच जाती हैं। और अब सीबीआई और ईडी आपके सामने खड़ी है, ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई है। तो ये राजनीति में इस तरह की चीजें होती रहती है। अब आप ये देखिए कि मैं तो वो भी जानता हूं कि ममता बनर्जी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी बनी थी, तो एक समय ये भी था। तो ये कौन कब किसका दोस्त बन जाएगा राजनीति में, कौन कब किसका दुश्मन बन जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और यही चीज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। और महाराष्ट्र से जैसे ही आप दिल्ली और उत्तर प्रदेश आएंगे, आपके उत्तर प्रदेश में भी नए नए समीकरण आपको दिखाई देंगे, और कुछ इतिहास के पन्ने नए लिखे जाएंगे 20 जनवरी को, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मुझे 2 धड़े बने हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। आज जिस प्रकार से गुजरात लॉबी चला रही है भारतीय जनता पार्टी को,
उससे बहुत लोग खपा है। ये बहुत बड़ा निर्णय है कि पार्टी के 2 संस्थापक सदस्यों को आपने बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया। आपने पिछले 11-12 साल से इनको मार्गदर्शक मंडल में रखा है और ये आज इनको वोटर डालने से, ये तो आप सही कह रहा है विपक्ष कि आप वोट चोर हैं, आप वोट काट रहे हैं लोगों के। तो जब आप अडवाणी जी का, वाजपेयी जी का ही वोट काट देते हैं तो ये उदाहरण तो फिट बैठता है बिल्कुल। अरे भाई, अगर आपको उनको वोट नहीं देने देना था तो वोट डलवाने वाला जो निर्वाचन मंडल बनेगा, निर्वाचन मंडल में ही इनको डाल देते, कहीं तो डाल देते आप। लेकिन आपको डर है कि अडवाणी जी तो थोड़े कम सक्रिय हैं, लेकिन मोदी, जोशी जी तो आज भी सक्रिय हैं। जोशी जी ने तो अभी मुझे लग रहा 80 पेज की चिट्ठी चीफ जस्टिस को लिखी थी, सवाल उठाए थे पार्टी जिस तरह से काम करे, तो वो तो एक्टिव है। तो क्या आप इसीलिए घबरा गए हैं कि आपने उनको वोटिंग से दूर कर दिया? तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब क्या होगा मुंबई में और क्या होगा दिल्ली में, ये आपको पता लग जाएगा जी। अच्छा सर, मुंबई और खास तौर पर महाराष्ट्र का अगर जिक्र करूं तो आपको लग रहा है कि शिंदे अगर उद्धव वाली रास्ते पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनका भी उद्धव वाला ही हाल होने वाला है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगी, ऐसा उद्धव के मामले में भी नजर नहीं आया था, और अब जो है शिंदे के मामले में हम देखेंगे ही। लेकिन उद्धव ने तो एक अपना गुट बना लिया था, उद्धव के पास तो ऑप्शन था, शिंदे के पास कोई ऑप्शन नजर आता है आपको? नहीं, मैंने पहले ही कह दिया है कि शिंदे के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। शिंदे की परिस्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। शिंदे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिंदे अगर कुछ भी करेंगे, शिंदे इतना कीचड़ में उतर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन भी उनको साफ नहीं कर पाएगी और वो सीधे सीधे सलाखों के पीछे जाएंगे। वो इस डर को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ अंत तक उनको रहना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर उनको रहना पड़ेगा, ये मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। देखिए, उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, कम से कम उनका जिस तरह से पारिवारिक राजनीति देश में चलती है, परिवारवादी राजनीति चलती है, कुछ भी हो, उद्धव ठाकरे जो है ठाकरे परिवार के वंशज हैं। ठाकरे का बड़ा सम्मान महाराष्ट्र में और मराठी मानुस करता है, तो वो उनका अस्तित्व बिल्कुल खत्म तो नहीं होगा। हाँ, आज बहुत दयनीय स्थिति में है, बहुत अच्छी राजनीति में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही खराब स्थिति में या समाप्त हो चुके हैं। भाई, आप आज जो ट्वीट आया है संजय राउत का, उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे जैसे जयचंद जो है अगर पार्टी में पैदा नहीं होते तो आज भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं होता मुंबई में। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनता है तो सबसे पहले तो सफाया शिंदे का ही होगा। अब उद्धव ठाकरे का नुकसान, असली शिवसेना का नुकसान जितना होना था वो हो चुका, अब उसमें नुकसान नहीं होना है, उसमें तो बढ़ोतरी होनी है। और दोनों भाई मिलकर अगर कर रहे हैं, हालांकि ये गलती ठाकरे परिवार से हुई थी, राज ठाकरे और ये अलग अलग हुए थे, अगर एक साथ रहते शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन अब उनको मुझे लगता है कि जितना नुकसान होना था हो चुका। अब अगला नुकसान जो हम देखने जा रहे हैं वो मुझे लगता है कि शिंदे का बहुत बड़ा नुकसान होगा और शिंदे भी इस बात को जानते हैं कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। जो उन्होंने पाया है, जो उन्होंने पा लिया है, वो बहुत बड़ी चीज थी। एक महाराष्ट्र जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना, आज भी पहले मुख्यमंत्री बनना और आज उप मुख्यमंत्री रहना बहुत बड़ी बात शिंदे के लिए है। अगर ठाकरे परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता तो शिंदे को तो मंत्री पे ही संतोष करना पड़ता, भले ही वो केंद्रीय मंत्री हो या महाराष्ट्र में मंत्री हो या कुछ हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो कभी नहीं बन पाते। वो किसी भी नेता का मुख्यमंत्री बनने का सपना बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे ने बहुत पा लिया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनको कहती है कि जितनी आपकी कीमत थी, जितनी आपकी हैसियत थी, उससे कहीं गुना ज्यादा हमने आपको दिया है, इसलिए अब आपको चुपचाप बैठना ही होगा। और आप अगर गलत करेंगे तो फिर आपका रिमोट भी हमारे पास है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मानते हुए शिंदे थोड़ा बहुत उछल कूद करेंगे और आखिर में शांत हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना लेगी और ये कह देगी डिप्टी मेयर जो है शिंदे जी का बन जाएगा। और डिप्टी की हैसियत आप उत्तर प्रदेश से बेहतर कहीं है नहीं, बहुत बारीकी से आप जानते हैं। और डिप्टी सीएम तो खुद एकनाथ शिंदे भी हैं, तो उनकी क्या हैसियत है वो आप भी जानते हैं। और सीधे सीधे कमान जो है भारतीय जनता पार्टी के मेयर के हाथ में चली जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे मुंबई में ट्रिपल इंजन की सरकार चाहती है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के जो असली सेठ हैं उनकी दुकान शुरू हो जाएगी
ये रणनीति है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए और महाराष्ट्र की राजनीति को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे जो दर्शक हैं वो किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, उनको क्या लगता है कि शिंदे क्या जिस तरह से आंख दिखा रहे हैं उतनी उनकी हैसियत है, क्या वो दिखा सकते हैं, और अगर दिखाते हैं तो उनका हश्र क्या होगा? क्योंकि उद्धव के पास तो जैसे कि बातचीत में ये निकलकर सामने आया, उनके पास ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पर जो शिंदे हैं उनके पास बहुत ऑप्शन हो ऐसा नहीं है, और ऐसे में शिंदे कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। वो अपने पार्षदों को बचा रहे हैं फिलहाल के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो इसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। होटल में उन सबको रखा गया है, बुलाया गया है। अब देखिए आने वाले समय में क्या राजनीति मोड़ लेती है, ऊंट जो है राजनीति का वो किस करवट बैठता है, और शिंदे के हालात क्या तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखती है, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए 4 PM। इस शो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।